हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल पे। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ सॉल्व कर रहे हैं। उसमें अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.3 पर आ चुके हैं और इस प्रश्नावली के प्रश्न 1 से लेकर के 5 तक हम लोग पहले से हल कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में जो अगले दो प्रश्न है, यानी कि प्रश्न 6 और प्रश्न 7, दो प्रश्न हम हल करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए देखिए, जो हम लोगों का छठा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न का जो कॉन्सेप्ट है, इस प्रश्न को कैसे हल करना है उसको पहले समझते हैं, फिर हम लोग हल करेंगे। देखिए, आयताकार खेत कह रहा है तो हम लोगों ने क्या किया, एक यहां पर एक आयताकार खेत बना लिया। अब यहां पे क्या कह रहा है कि आयताकार जो खेत है उसका विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। देखिए यहां पे हम लोगों ने एक आयताकार खेत बना लिया है, उसमें क्या है, ये आपका जो ये क्या है, विकर्ण है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, विकर्ण कहेंगे। ये हम लोगों का विकर्ण हो गया। अब इसके बाद देखिए, ये आपकी क्या है, छोटी भुजा है और ये वाली क्या है, आपकी बड़ी भुजा है। भाई ये दिख रहा है ना भाई, ये छोटी और ये बड़ी है, तो इसको हम लोग बड़ी भुजा कहेंगे। और आयताकार जो खेत है, जो आयत होता है, उसके चारों कोनों पर 90 अंश का कोण बनता है और 90 अंश के जो सामने भुजा होती वही तो आपका विकर्ण होती है। यहाँ पे हमारा एक त्रिभुज एबीसी बन रहा है। अब इसमें कह रहा है कि जो विकर्ण है वो क्या कह रहा है कि विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। छोटी भुजा आप यहाँ पे कह रहा है, तो छोटी भुजा अगर हम लोग x मान लें तो जो विकर्ण है वो क्या हो जाएगा, x धन 60 मीटर। यही तो कह रहा है कि 60 मीटर अधिक है, यही लिखा हुआ है 60 मीटर अधिक है। अब इसके बाद अगला जो कंडीशन दिया गया है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो भाई छोटी भुजा x है तो इससे 30 मीटर अधिक कितना हो जाएगा, 30 जोड़ देंगे तो जो बड़ी भुजा है वो हम लोगों की क्या हो जाएगी, x धन 30 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोगों का त्रिभुज एबीसी बन रहा है और त्रिभुज एबीसी आपका कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है। ये हम लोगों का त्रिभुज एबीसी कैसा है भाई, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज में जो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है उसका प्रयोग करेंगे। तो जो विकर्ण जिसको हम लोग कहते हैं वो कर्ण होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार और ये लंब, यानी कि एक छोटी भुजा और बड़ी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, छोटी भुजा आपकी x है वो आपका x का वर्ग और यहाँ पे बड़ी भुजा आपकी x धन 30 है उसका वर्ग, और जो AC है वो आपकी क्या है, x धन 60। यहाँ पे लिख दीजिए x धन 60 का वर्ग बराबर x का वर्ग और धन x धन 30 का वर्ग। यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अब क्या कीजिए, इनका वर्ग कर दीजिए और हल कर दीजिए, x का मान आ जाएगा। जब x आ जाएगा तो आपकी छोटी भुजा, उसमें 30 जोड़ देंगे तो आपकी बड़ी भुजा आ जाएगी। यही सारी बातें लिख करके अब हमको हल करना है। चलिए नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। अब यहाँ पे आप मान लेंगे कि माना खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर। अब आपकी जो खेत की बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, x धन 30 मीटर, क्योंकि जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। और जो खेत का विकर्ण क्या हो जाएगा, x धन 60 मीटर, क्योंकि जो आपका विकर्ण था वो क्या है, 60 मीटर अधिक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, देखिए एक आपका खेत बना लिया ABCD। अब यहाँ पे क्या है, इसका एक विकर्ण आपने जो आयत है, आयत का एक विकर्ण बना दिया, क्योंकि खेत हमारा आयताकार था। अब ये हमारी छोटी भुजा है, ये आपने x मानी है, और ये भुजा कितनी है, बड़ी भुजा, वो क्या है x धन 30, और ये AC हमारा क्या है, विकर्ण है, वो क्या है x धन 60 मीटर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। ये हम लोगों का एक जो त्रिभुज एबीसी बन रहा है उसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो लिख देंगे त्रिभुज एबीसी में, यहाँ पे लिख दीजिए भाई
त्रिभुज ए बी सी में, जो हम लोगों का त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज एबीसी जब समकोण त्रिभुज बन जाता है तो समकोण त्रिभुज क्यों है? क्योंकि जो हमारा आयत होता है उसके प्रत्येक कोण की माप आपकी 90 अंश होती है, तो ये सब 90 अंश, और 90 अंश के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होती है, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, यही यहाँ पे लगने वाला है। तो त्रिभुज एबीसी में क्या होगा? ए सी का वर्ग बराबर आपका ए बी का वर्ग और धन बी सी का वर्ग। ये देखिए आपका जो त्रिभुज है ए बी सी ये बन रहा है ये, और इसमें आपका ए सी ये कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार और ये लंब, आधार आपका ए बी और लंब आपका बी सी, तो वही यहाँ पे लिख दिया। अब इन तीनों के मान रख दीजिए, हल कर दीजिए भाई। ए सी का मान आपका x धन 60 है, उसका वर्ग बराबर ए बी देखिए हम लोगों का x धन 30 है और उसका वर्ग धन बी सी आपकी x है और उसका वर्ग। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका क्या है, ये आपका a धन b की घात 2, यहाँ पे a धन b की घात 2 वाली सर्वसमीका लगने वाली है, उसी सर्वसमीका को लगा दीजिए। देखिए क्या होता है भाई, आपने पढ़ रखा है a धन b की घात 2 बराबर a की घात 2 धन का 2ab और धन का b की घात 2। इस सर्वसमीका का यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे, तो इसको देखिए आप हल कर दीजिए। तो पहले पद का वर्ग यानी कि क्या हो जाएगा, ये x का वर्ग और धन यहाँ पे देखिए b, तो 6 का वर्ग क्या होगा 36 और फिर उसमें 0 और फिर इन दोनों का गुणा और दूना, 60 का दूना क्या होता है भाई 120 और उसमें x से गुणा कर दिया गया बराबर। सेम आपकी यहाँ पे भी आप यही आइडेंटिटी लगेगी, यही सर्वसमीका लगेगी। तो क्या हो जाएगा x की घात 2 धन 3 का वर्ग क्या होता है 9 और यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे और धन 3, यहाँ पे 3 का दूना 6 यानी कि 60x हो जाएगा और फिर इसके बाद धन ये आपका वर्ग x का वर्ग। अब ये x का वर्ग और यहाँ पे एक x का वर्ग ये कट जाएगा, तो इसको और इसको काट दीजिए। अब इसके बाद देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये सभी पद आप इस तरफ ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख दीजिए भाई, ये आपका 3600 ऐसे ही लिख दीजिए भाई। तो यहाँ पे 3600 और धन 120x, ये आपका x की घात 2 धन का इधर आएगा ऋण का हो जाएगा और ये भी ऋण का हो जाएगा 900 और ये भी आपका माइनस का 60x और बराबर 0। सारे पद आप लेफ्ट में ले आए। अब केवल हल कर दीजिए भाई, माइनस x की घात 2 हम लोग पहले आगे लिख दिया। अब इसके बाद देखिए 120 से ये आपका घट जाएगा, एक धन का है एक ऋण का, तो आपके ज्यादा धन के धन का चिन्ह तो 60x। अब इसके बाद यहाँ पे 3600 और ये आपका 900 है, घट जाएगा तो 3600 से आप 900 घटा दीजिए, तो आपका क्या बचेगा धन का 2700, यहाँ पे क्या बचेगा 2700 भाई और उसका वर्ग 2700 बराबर 0। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए माइनस से, इसको धनात्मक बदलने के लिए। तो आप माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा और ये भी ऋण हो जाएगा। तो वही लिख दीजिए x की घात 2 माइनस का 60x और माइनस का 2700 बराबर 0। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पे इसको हल करना है। चाहो तो आप जो द्विघाती सूत्र पढ़ रखा है उसको आप लगा दीजिए, या फिर आप क्या करिए इसके गुणनखंड कर दीजिए। देखिए हम लोगों का जो 2700 है इसको आप लिख सकते हैं 90 गुणा 30, 90 और 30 को गुणा करिए तो 9 3 27 2 0, इसके बाद 90 से 30 घटा दीजिए तो 90 से 30 घटाएंगे तो आपका 60 आ जाएगा, जो कि हम लोगों का मध्य पद है। यानी कि जो हम लोगों का मध्य पद को विभक्त करने वाला जो गुणनखंड नियम है उसको लगा करके आप इसको हल कर रहे हैं। अब आप क्या कीजिए, जो x की घात 2 है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस का चिन्ह जो 60 है उसको हम लोगों ने 90 से 30 घटा दिया है, तो 90 माइनस का 30 और फिर x, इसके बाद आपका माइनस का 2700 बराबर 0। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट खोल देंगे भाई, तो क्या हो जाएगा x की घात 2 माइनस का 90x और यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 30x और माइनस का 2700 फिर बराबर 0। अब इसके बाद आपको और आगे हल करना रह गया भाई,
पहले दो पद और आखिरी के दो पद इनका जोड़ा बनता है और जोड़ा बन के कॉमन लेते हैं। तो पहले से आपका x कॉमन आ गया तो यहाँ से x माइनस 90 बचेगा। इसके बाद यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, आपका 30 आ रहा है, तो यहाँ पे 30 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा यहाँ पे 3 9 27 यानी कि 90 और बराबर 0। अब देखिए क्या है आपका जो x माइनस 90 फिर से कॉमन आ रहा है भाई, तो कॉमन ले लीजिए। गुणनखंड करना जैसे हम लोग पहले से करते आए वही नियम लगेगा। अब यहाँ पे x धन 30 बचेगा, x धन 30 बराबर 0। हमें गुणनखंड नहीं करने हैं, क्या करना है भाई, x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार x माइनस 90 बराबर 0, तो यहाँ से आपका x बराबर 90 आ गया, x का एक मान आ गया 90। दूसरा आप क्या करेंगे, x धन 30 बराबर 0, यहाँ पे इसको हल कर देंगे, x बराबर माइनस का 30। जो आप रैखिक समीकरण जैसे हल करते हैं वही नियम लगाते हुए हल कर दीजिए। यहाँ से आपके दो मान आ गए, एक आया है 90 और एक आया है 30। अब देखिए हमने x का मान ज्ञात कर लिया, एक धनात्मक आया एक ऋणात्मक आया। x हम लोगों का क्या था भाई, जो आपने यहाँ पे आयताकार खेत लिया था उसकी छोटी भुजा थी। तो क्या किसी भी खेत हो या कोई आयत हो उसकी लंबाई या चौड़ाई या भुजा की माप ऋणात्मक आएगी, कभी नहीं आती है। तो इसलिए ये वाला मान आप भूल जाइए। तो x आपका क्या है 90 आया, यहाँ पे 90 लेंगे और x हम लोगों की भाई क्या थी, खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर, x का मान 90 आ गया। तो यही यहाँ पर लिख देना है कि खेत की छोटी भुजा बराबर 90 मीटर। यहाँ पे लिख दिया, अतः खेत की छोटी भुजा बराबर 90 मीटर। अब इसके बाद जो बड़ी भुजा यहाँ पे आपने जो बड़ी भुजा मानी थी वो क्या थी, x धन 30। यहाँ पे देखिए आपकी खेत की बड़ी भुजा x धन 30 है, तो यही यहाँ पर लिख दीजिए x धन 30। x का मान आप 90 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 90 धन 30, 90 में 30 जोड़ दीजिए तो आपका 120। ये आपकी क्या आ गई भाई, खेत की बड़ी भुजा। अब आपने यहाँ पे जो खेत लिया था वहां पे आ जाइए, तो ये आपकी कितनी आई है भाई 90 मीटर और ये कितना आया है 120 मीटर। अगर आपसे विकर्ण पूछता, खेत के विकर्ण की लंबाई बताइए, तो यहाँ पे x का मान 90 में 60 जोड़े थे तो 150 आ जाता, यानी कि विकर्ण भी आपका पता चल जाता। हमको क्या करना है, खेत की भुजाएं ज्ञात करनी थी। तो जो खेत की भुजा, एक बड़ी छोटी भुजा एक बड़ी भुजा, उन दोनों की लंबाई आपने ज्ञात कर लिया। पहली भुजा की लंबाई 90 मीटर आया और दूसरे भुजा की लंबाई 120 मीटर। अब देखिए हम लोगों ने कैसे हल किया, एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा दे भाई, एक आप उसको एक रिमाइंड करवा दे। देखिए हमारे पास कह रहा था कि एक खेत आयताकार, तो हम लोगों ने एक आयताकार खेत बना लिया। उसमें कह रहा था कि एक छोटी भुजा एक बड़ी भुजा, तो हम लोगों ने छोटी भुजा, देखिए जब भी आपको मानना होगा उसमें हमेशा छोटी भुजा वाला मानेंगे। तो छोटी भुजा हमने x मीटर मान ली। अब कह रहा था कि जो विकर्ण है, तो यहाँ पे एक विकर्ण बना दिया। विकर्ण क्या कह रहा था, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक था, तो छोटी भुजा में 60 जोड़ दिया तो आपका विकर्ण आ गया। और जो बड़ी भुजा है वो 30 मीटर अधिक थी, तो यहाँ पे छोटी भुजा में 30 जोड़ दिया तो आपका बड़ी भुजा आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे एक आपका त्रिभुज ABC जो बन रहा है वो एक आपका समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में जो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी वो क्या होती है, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। इस पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हुए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया त्रिभुज ABC में AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। अब यहाँ पे AB BC और AC का मान रख दिया, तो AC आपकी x धन 60 थी और AB आपकी x धन 30 और BC आपकी x, तो यही मान यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, a धन b की घात 2 के रूप में लिखा था, इसलिए हम लोगों ने a धन b की घात 2 वाली जो सर्वसमीका है उसका यहाँ पर प्रयोग किया। और वो क्या है, x धन 60 यहाँ पे a का वर्ग धन b का वर्ग और धन 2ab, वही यहाँ पे सर्वसमीकरण लगा दी, इधर भी लगा दिया, यहाँ पे वर्ग, ये आपका कट गया। इसके बाद इसको यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सरल कर दिया। और सरल करने पर आपका एक द्विघात समीकरण बना, वो आपका क्या बन गया,
x की घात 2 माइनस का 60x माइनस का 2700 बराबर 0। क्योंकि हम लोग द्विघात समीकरण ही पढ़ रहे हैं, इसलिए आपका द्विघात समीकरण बनना जरूरी है, वो अति आवश्यक है। वही तो हम लोग यहाँ पे पढ़े, लाजमी है कि आपका द्विघात समीकरण बनेगा, उसी को हल करेंगे। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इसको हल करने के लिए आपके पास द्विघाती वाला सूत्र का प्रयोग करके हल करते, या यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, गुणनखंड वाला मेथड अपना दिया। तो यहाँ पे गुणनखंड विधि से हम लोगों ने इसके गुणनखंड कर दिए, और गुणनखंड करने पर आपका जो द्विघात समीकरण था उसके गुणनखंड क्या आए थे, वो आपके आए x माइनस 90 और x धन 30। अब इसके बाद क्या किया हमने, यहां से x का मान ज्ञात कर लिया। देखिए इनका गुणा आपका 0 के बराबर है, इसका मतलब कोई एक संख्या 0 के बराबर जरूर है। तो यहाँ पे पहले हमने x माइनस 90 बराबर 0 किया, तो यहाँ से x का मान आया 90, और एक बार x धन 30 बराबर 0 किया, तो यहाँ से x का मान माइनस का 30 आया। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, यक्स क्या है, त्रिभुज की छोटी भुजा, भुजा कभी नेगेटिव होती नहीं है, इसलिए जो ऋणात्मक मान है उसको हम लोग यहाँ पर भूल जाएंगे, क्रॉस कर दिया। अब इसलिए यही मान आप ले लेंगे, x बराबर 90। अतः खेत की जो छोटी भुजा 90 मीटर आ गई, और यहाँ पे बड़ी भुजा आपकी x धन 30 थी, वहां पे x का मान रख दिया, वो 90 में 30 जुड़ गया, 120 हो गया, यही आपकी बड़ी भुजा। इस तरीके से आपने प्रश्न 6 हल कर दिया। अब आ जाते हैं 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न भाई हम लोगों का क्या कह रहा है, दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए इसका पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम लोग हल करेंगे। अब देखिए दो संख्याएं कह रहा है, तो हम लोग मान लें थोड़ी देर के लिए, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो क्या कह रहा है, इनके वर्गों का अंतर, तो x का वर्ग क्या होगा भाई, x की घात 2, और y का वर्ग क्या होगा, y की घात 2। यहाँ पे हम लोग मान लें कि x आपकी बड़ी संख्या है, तो यहाँ पे आप क्या करें, इनके वर्गों का अंतर कर दीजिए। तो यहाँ पे x का वर्ग और माइनस y का वर्ग बराबर कितना है, देखिए वर्गों का अंतर 180 है, तो यहाँ पे 180 हो जाएगा। ये आपका एक पहला कंडीशन है, यहाँ से एक पहला समीकरण बन गया। इसके बाद अगले में क्या कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो यहाँ पे छोटी संख्या आपने यहाँ पे क्या किया है, y लिया है ना, यही तो हमने कहा, ये आपकी x है, बड़ी संख्या है, y छोटी से। तो आपका क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग, भाई छोटी संख्या का वर्ग यहाँ पे y का वर्ग, और ये y का वर्ग क्या है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या आपकी x है, इसका 8 गुना कर दीजिए, तो x का 8 गुना 8x हो जाएगा। यहां से आपका एक ये दूसरा समीकरण बन गया। इन दोनों समीकरणों को आप क्या करेंगे, हल कर देंगे, और आपका x का और y का मान आ जाएगा। तो यही यहां पर लिखते हैं और द्विघात समीकरण बनाते हैं और हल करते हैं। मान लिया हम लोगों ने, माना बड़ी संख्या बराबर x है और जो छोटी संख्या है वो y। अब क्या कह रहा है, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है भाई, आपका 180 है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, जो बड़ी संख्या है उसका वर्ग x का वर्ग, और फिर माइनस y का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, और इनका अंतर कितना है भाई आपका 180, और ये आप पहला समीकरण दे दीजिए। अब इसके बाद जो दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या आपकी y है, तो इसका वर्ग, तो y का वर्ग बराबर है, किसके बराबर है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या आपकी x है, इस x का 8 गुना कितना होगा, 8x हो जाएगा। ये आपका दूसरा समीकरण। अब हम लोग क्या करेंगे, y की घात 2 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए y की घात 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर जो हमारे पास दो द्विघात समीकरण, यहाँ जो ये आपके दो समीकरण बने, यहां से आप द्विघात समीकरण बनाएंगे रखने पर। तो क्या हो जाएगा, जहां पे y की घात 2 है उसकी जगह पे आप 8x रख सकते हैं, तो यहां रख दीजिए। तो x की घात 2 माइनस का 8x और बराबर 180। इस 180 को आप लेफ्ट साइड ले आइए, तो क्या हो जाएगा, x की घात 2 माइनस का 8x और माइनस का 180 बराबर 0। और ये हम लोगों का क्या हुआ भाई, एक द्विघात समीकरण बन चुका है। अब इस द्विघात समीकरण के आपको क्या करना है,
हल करना है, इसके मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने का मतलब यक्स का मान ज्ञात करना है। जब यक्स का मान आप ज्ञात कर लेंगे वो यहां पर रख देंगे तो y का मान आ जाएगा, और y और x के मान ही तो हमको ज्ञात करना है। x आपकी बड़ी संख्या, y छोटी संख्या है। तो चलिए अब हम लोग जो द्विघात समीकरण बना है इसको गुणनखंड विधि से ही हल कर देते हैं। चाहे तो आप द्विघाती समीकरण विधि से भी हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपके पास 180 है भाई, इस 180 को आपको ऐसी दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है जिनको जोड़ने घटाने पर जो हमारा मध्य पद 8 है ये आ जाए। तो उसके लिए देखिए सीधा सा है आपका 18 दाम 180 और 18 से 10 घटा दीजिए तो आपका 8 आ जाएगा। यही आपका यहाँ पे मध्य पद विभक्त हो गया। तो लिख दीजिए भाई x की घात 2 माइनस जो 8 है उसको हम लोग 18 माइनस 10 लिख रहे हैं। तो 18 माइनस 10 और इसके बाद आपका x और माइनस का 180 बराबर 0। अब आप यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x की घात 2 माइनस का 18x और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये माइनस है, ब्रैकेट के पहले माइनस, तो ये आपका प्लस हो जाएगा 10x और माइनस का 180 और बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जो पहले दो पद हैं उनका जोड़ा बनाइए और जो आखिरी के दो पद हैं उनका जोड़ा बनाते हैं और यहाँ से कॉमन लेते हैं। तो भाई पहले दो पद में से आपका क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है, तो x कॉमन ले लीजिए। यहाँ से देखिए आपका x बचेगा, यहाँ से x कट गया तो माइनस का 18 और यहाँ से आपका क्या कॉमन आ रहा है 10 आ रहा है ना, तो 10 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 18 और बराबर 0। अब देखिए जो आपका x माइनस 18 ये आपका फिर से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए फिर से। तो x माइनस 18 यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे आपका धन का 10 और बराबर 0। ये आपका गुणनखंड हो गया। अब यहाँ से आप इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए जो संख्याओं का गुणा आपका 0 है तो पहले आप क्या करेंगे x माइनस 18 बराबर 0, यहाँ से आपका x बराबर 18 आ गया। x का एक मान आया वो आपका धन का 18 आया। इसके बाद जो दूसरा है x धन 10 बराबर 0, तो यहाँ पे x धन 10 बराबर 0, यहाँ से आप इसको हल करेंगे तो x बराबर माइनस का 10। रैखिक समीकरण के जैसे आप हल कर देंगे, 10 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये आपका एक x का मान आ गया। x हम लोगों का क्या है भाई, जो दो संख्याएं हैं, तो पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे 18, तो लिख दीजिए पहली संख्या, या x आपकी क्या है बड़ी संख्या, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बड़ी संख्या बराबर 18 लिख दीजिए भाई, बड़ी संख्या बराबर आपकी 18 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, छोटी संख्या ज्ञात करेंगे। छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख दीजिए x का मान, यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर भाई रख दीजिए। जो हम लोगों का समीकरण 2 क्या है भाई, y की घात 2 बराबर 8x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y की घात 2 बराबर 8x। तो यहाँ पे x का मान 18 रख दीजिए, तो y की घात 2 बराबर 8 गुणे 18, तो यहाँ से y की घात 2 बराबर 18 अट्ठे 144, 18 और 8 का गुणा करेंगे 144। यहाँ से जो y बराबर क्या आएगा अंडर रूट 144, 144 का जो वर्गमूल आएगा y बराबर प्लस और माइनस 12। अब इसके बाद यहाँ से y का मान लेते हैं, y के दो मान आएंगे, तो y बराबर एक आएगा आपका धन का 12 और एक आएगा ऋण का 12। अब इसके बाद देखिए जो हम लोग यहाँ पर x का मान माइनस 10 क्यों नहीं लेंगे, यहाँ पे माइनस 10 नहीं लेंगे क्योंकि x हम लोगों ने क्या लिया है बड़ी संख्या ली है। अब अगर आप x का मान माइनस 10 लेंगे और यहाँ पे देखिए 12 धनात्मक आएगा, यानी जब ये बड़ी संख्या नहीं होगी, जब ऋणात्मक हो गया तो ये बड़ी नहीं हो पाएगी। इसलिए यहाँ पे हम लोगों के जो मान आएंगे वो क्या आएंगे, पहला बड़ी संख्या 18 और
छोटी संख्या माइनस का 12, दूसरे में 18 और धन के 12। ये आपके दो संख्याएं हो जाएंगी और इस तरीके से जो हम लोगों का 7वां प्रश्न है वो हल हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।